हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, आरकॉम से जुड़ी हुई एक अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक्चुअली में हुआ क्या है कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से एक हियरिंग करी गई है। उस हियरिंग का क्या आउटकम है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है और क्या आगे होने वाला है, ये सारी बातें आपसे मैं डेप्थ में करने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा कि आगे का क्या स्टेप हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि कल 15 मार्च 2021 को आरकॉम के अंदर क्या हुआ। तो गाइस, कल की अगर हम बात करें तो 1.65 की ओपन प्राइस के बाद 1.60 का लो बनाता है और 1.70 का हाई बनाता है। 1.45 का इसका लोअर प्राइस बैंड लगा था और अपर प्राइस बैंड लगा था 1.75 का। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का 52 वीक लो है 0.65 का और 52 वीक हाई है 3.45 का। 1.70 की प्रीवियस क्लोजिंग के बाद 5 पैसे डाउन ओपन होता है और टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है 79,90,986 एनएससी के ऊपर, जिसमें से डिलीवरी का डेटा है 62.25%। 1.65 के ऊपर फाइनली क्लोज भी हो जाता है एनएससी पे। वहीं हम बीएससी के स्टेटस की बात करें तो 1.67 की ओपन प्राइस के बाद 1.62 का लो और 1.67 का ही हाई है। 1.82 का इसका अपर प्राइस बैंड लगा था और 1.50 का लोअर प्राइस बैंड। 0.68 52 वीक लो है बीएससी पे और 4.33 इसका 52 वीक हाई है बीएससी के ऊपर। 1.63 के ऊपर क्लोजिंग देता है जो कि 1.81% डाउन क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 1.66 के रिस्पेक्ट में। 34,99,423 टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है, जिसमें से 51.61% की डिलीवरी उठा ली जाती है। 450.78 करोड़ मार्केट कैप है एनएससी के ऊपर। वहीं हम बीएससी के ऊपर, वहीं हम बात करें एनएससी के ऊपर तो एनएससी के ऊपर टोटल जो मार्केट कैप है 456.31 करोड़ रुपए। तो गाइस, हुआ क्या है अभी आपको बताना चाहूँगा। थोड़ा सा आपको मैं शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि ऐसे तो बहुत बड़ी आर्टिकल है और बहुत कुछ लिखा हुआ है आगे पीछे का। तो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मैं थोड़ा सा शुरुआत से बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मामला ये चलता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये तभी की बात है जब रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में एक अपर सर्किट लग रहा था, लगातार अपर सर्किट 1 महीने लगा, जो कि आपको याद होगा। लेकिन उसी बीच में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरुण मिश्रा जज थे, उस समय लीड कर रहे थे। तो अरुण मिश्रा ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में कुछ इंटरप्ट कर दिया या कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसकी वजह से रिलायंस कम्युनिकेशन का जो अपर सर्किट लगातार जो लग रहा था वो लगना बंद हो गया उसी टाइम से। और मुद्दा क्या था? वो मुद्दा ये था कि आरकॉम से जुड़े हुए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज़ को कौन पे करेगा। इवन आरकॉम के अलावा वो कंपनीज जो इनसॉल्वेंट हैं, जो कैपेबल नहीं हैं अपने ड्यूज़ को पे करने के लिए, उनका एजीआर ड्यूज़ कौन पे करेगा, ये क्वेश्चन उठ गया था सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट फाइनली, सबको उम्मीद थी कि वो इसके ऊपर अपना फाइनल जजमेंट निकालेगा वोडा आइडिया और एयरटेल के साथ में। लेकिन वोडा आइडिया और एयरटेल का डिसीजन तो आ जाता है, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और एयरसेल का रिजल्ट, एयरसेल के ऊपर जो एजीआर का जो क्वेश्चन उठाया था उसी सुप्रीम कोर्ट ने वो उसका जवाब नहीं देता है और वो एनसीएलटी के हाथ में डाल देता है। एनसीएलटी के हाथ में डाल देता है और एनसीएलटी फाइनली जो है
एयरसेल का एक एयरसेल के लिए एक रेजोल्यूशन एक तैयार करता है, जिसमें एयरसेल को एक्वायर करने के लिए यूवीएआरसी को एक फाइनल बिडर के रूप में अप्रूवल दे देता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है स्पेक्ट्रम को ट्रांसफ़र करने की जो लड़ाई है वो चल रही है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन किसी भी हाल में नहीं चाहता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और एयरसेल से जुड़े हुए जो स्पेक्ट्रम्स हैं उसको किसी दूसरे को बेचे जाएं या ट्रांसफ़र किए जाएं। यहाँ पे डॉट की डिमांड है सीधी सीधी, वो ये है, डॉट चाहता है कि इन कंपनीज़ के स्पेक्ट्रम को ट्रांसफ़र तभी किया जा सकता है जब उनके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज क्लियर हो, या फिर वो कोई दूसरा शेयर तभी कर सकता है, उन स्पेक्ट्रम्स को कोई दूसरा तभी यूज़ कर सकता है जब उन कंपनीज़ के ड्यूज़ क्लियर हों। तो इस हिसाब से तो आरकॉम के ड्यूज़ तो क्लियर नहीं थे, तो आरकॉम के स्पेक्ट्रम को जियो क्यों यूज़ कर रहा है भाई? सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, क्यों यूज़ कर रहा है? अब उसी बात में जियो भी पिसा जा रहा है, लेकिन जियो की जब बात आती है ना तो सब कुछ चुप हो जाते हैं, सब चुप हो जाते हैं। डॉट भी चुप हो जाता है, NCLAT भी चुप हो जाती है, कोई कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली डॉट की सीधी सीधी डिमांड है कि वो चाहता है कि जो है इनके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज़ को पे किया जाए, उसके बाद जो है इनके स्पेक्ट्रम को ट्रांसफ़र किया जाए। वही हम बात करें इसका ठीक उल्टा, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, यानी जो बैंक्स हैं, जो लेंडर्स हैं, उनको हम फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बोलते हैं, और डॉट को इस केस में ऑपरेशनल क्रेडिटर बोलते हैं। तो वहीं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बोलता है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को सबसे पहले जो है जिम्मेदारी हो, सबसे पहले इसका मौका, ये सबसे पहला मौका होता है इसके पास कि ये सबसे पहले, यानी सबसे पहले ड्यूज़ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के पे किए जाने चाहिए, उसके बाद फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का नंबर आता है। जबकि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो है बैंक्स हैं, जिसमें SBI लीड करता है, इनका कहना है कि सबसे पहले प्रायोरिटी है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के ड्यूज़ को क्लियर करने की, उसके बाद जो बचा कुचा माल होगा वो आपके हाथ में जाएगा। तो इसी बात की दोनों के बीच में लड़ाई है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जो जजमेंट पास किया था वो बैंक्स के फेवर में था, लेंडर्स के फेवर में था। UVARC जो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि सक्सेसफुल बिडर है इन दोनों कंपनीज़ के लिए, एयरसेल के लिए और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए, इन सभी के फेवर में NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाया था स्पेक्ट्रम को ट्रांसफ़र करने को लेकर के, राइट। लेकिन डॉट क्या करता है, NCLAT के अंदर चैलेंज कर देता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के फैसले को लेकर के। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अभी हाल ही में 13 अप्रैल 2021 को एक वेडनेसडे के दिन आई थिंक ये एक एक हियरिंग थी, और इस हियरिंग का नतीजा ये निकला है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल सीधा सीधा यही बोल रहा है कि पहले डॉट के ड्यूज़ को पे किया जाए, उसके बाद आप स्पेक्ट्रम को जिसको बेचना है बेचिए, ट्रांसफ़र करना है करिए। वैसे यहाँ पे स्पेक्ट्रम एक नेचुरल प्रॉपर्टी है और एक पब्लिक है, एक नेचुरल रिसोर्स है और एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, राइट। यहाँ पे जो कंपनीज़ होती हैं, स्पेक्ट्रम एक एसेट मानी जाती है, स्पेक्ट्रम को यूज़ करके वो बैंक से लोन उठाती हैं। तो जो बैंक्स आज की डेट में परेशान हैं इन कंपनीज़ के पीछे, जैसे कि SBI हो गया, कुछ बाहर के भी बैंक हैं जैसे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ चाइना ICBC, ठीक है, इंडियन बैंक्स में बहुत सारे बैंक्स हैं, ठीक है। तो इन सारे इन बैंक्स ने इन कंपनीज़ को लोन दे रखे हैं उन्हीं स्पेक्ट्रम को सिक्योरिटी के रूप में यूज़ करके, यानी कोलेटरल के रूप में यूज़ करके। तो अब लास्ट में कंपनीज़ की औकात नहीं है कि वो ड्यूज़ को पे कर पाएँ, और लास्ट में ये भी बोला जाए कि स्पेक्ट्रम भी वो नहीं बेच सकते बैंक्स, तो फिर बैंक्स तो फंस गए ना एक तरीके से। तो बैंक्स बिल्कुल भी इस बात से नाखुश हैं जो भी NCLAT के अंदर किया गया है। तो आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से जो जजमेंट पास किया गया है, आपको क्या लगता है वो फाइनल है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, फाइनल नहीं है। यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में किसके पास कितना ड्यूज़ है ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन
टोटल जो ड्यूज़ है वो सुन करके आपका मन जो है इतना खट्टा हो जाएगा कि फिर आप भी कहोगे यार कैसे हो सकता है इतना, राइट। अभी मैं डेटा आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझिए कि जो बैंक्स हैं, ये बैंक्स किसी भी हाल में ये ऐसा नहीं होने देंगे कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यहाँ पे सुपरसीड करे। बिल्कुल भी नहीं होगा। आप नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास किए गए जजमेंट के खिलाफ जो है UVARC जो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, सक्सेसफुल बिडर के रूप में इन इंसॉल्वेंट कंपनीज को एक्वायर करने के लिए, प्लस जो लेंडर्स हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जिनको बोलते हैं, ये दोनों के दोनों मिल करके जो है सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेंगे कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो कुछ भी जजमेंट पास किया वो बिल्कुल भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के हित में नहीं है, उनके खिलाफ है। ठीक है, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है दोनों के पक्ष को लेते हुए एक फाइनल डिसीजन निकालेगा कि किसकी सबसे ज़्यादा यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पे जो लेंडर्स हैं इनको इस बात का डर है कि अगर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के हिसाब से चला जाए, उस हिसाब से तो इन कंपनीज़ को वो कर दिया जाएगा, लिक्विफाई कर दिया जाएगा। तो बैंक्स बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि इन कंपनीज़ को लिक्विफाई किया जाए, लिक्विडेशन किया जाए। ये बात कहीं ना कहीं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से जो करी गई है ये इन कंपनीज़ के अगेंस्ट है, ये इन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ है। शायद इसी वजह से आरकॉम के अंदर इस खबर के बावजूद भी लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया, यही कारण है इसके पीछे, राइट। तो बहरहाल आप खुश रहिए, आप पैनिक ना करिए, क्योंकि बैंक्स बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। क्योंकि आपसे और हमसे ज़्यादा चिंता बैंक्स की है, क्योंकि उनके करोड़ों रुपए डूबेंगे। 12,000 करोड़ रुपए अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डूबेगा अगर ऐसा होता है। सबसे बड़ा झटका SBI को ही लगेगा और बाकी बैंक्स भी हैं उनको भी लगने वाला है। तो बिल्कुल आप इस बात की चिंता ना करिए, आगे देखते हैं क्या सिचुएशन इमर्ज होती है और आइए देखते हैं कि किसके पास कितना ड्यूज़ है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जो ऑपरेशनल क्रेडिट के रूप में डॉट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इसको कितना किससे वसूली करनी है। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड से 26,000 करोड़ रुपए ये AGR अमाउंट के रूप में वसूलना चाहता है। वहीं हम एयरसेल की बात करें तो एयरसेल से ये डॉट जो है 12,389 यानी 12,389 करोड़ रुपए AGR के अमाउंट में वसूली करना चाहता है। वीडियोकॉन से ये वसूलना चाहता है 1,376 करोड़ रुपए, राइट। तो ये कुछ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के रूप में ये वसूली करनी है। अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के पास कितना टोटल ड्यूज़ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो UVARCL है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, ये एयरसेल की एसेट्स को एक्वायर तो करने जा रही है, लेकिन आपको पता है 89% हेयर कट के बाद ये एक्वायर करेगी। मतलब सीधा सीधा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो लेंडर्स हैं, बैंक्स हैं, 58,670 करोड़ रुपए का टोटल लोन दे रखा है एयरसेल को, जिसमें से 89% कैपिटल डूब गई और बची हुई जो कैपिटल है 6,630 करोड़ रुपए, यही सिर्फ मिलनी थी लेंडर्स को, राइट। वहीं हम बात करें उसके लिए रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए, तो यहाँ पे आरकॉम को टोटल जो लेंडर्स ने लोन दे रखा है 57,382 करोड़ का, जिसमें से जो लेंडर्स हैं उनको लगभग 20,000 से 23,000 करोड़ जो है एक्सपेक्टेशन थी कि ये इनको मिल सकता है। लगभग आप देख सकते हैं 45 से 50% के आसपास का जो है हेयर कट यहाँ पे भी हो रहा है। 50 टोटल लेंडर्स हैं जो आरकॉम को टोटल ये ड्यूज़ दे रखा है, जिसमें ICBC भी आता है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ चाइना,
राइट। 3 बैंक्स हैं चाइना के, मैं आपको तीनों के नाम यहाँ पे बताना जो है इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझूंगा, आपको पता भी होगा। आईसीबीसी चाइना, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, और एक कोई और है, जो भी है वो हमारा टॉपिक नहीं है अभी। तो गाइस आप लोगों को बात समझ में आ रही है? तो ये है पूरा मुद्दा, इसलिए आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के पास जो टोटल ड्यूज़ हैं वो कहीं डॉट ऑपरेशनल क्रेडिटर के रूप में जितना ओन करता है उससे कहीं कई गुना ज़्यादा, डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा है, राइट। और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, उनको पहले मिलना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है सुपरसीड करेगा अपने जजमेंट के बाद, तभी पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, राइट। सो आई होप कि आपको पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से जो कुछ भी किया गया उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है और क्या इम्पैक्ट अभी तक का रहा। So this is all. Take care of yourself guys. See you next time updating something new. लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग न्यू। टिल देन टेक केयर।